नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज के एपिसोड 6 में हम वर्ष 2013 में साइंस एंड प्रौद्योगिकी से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, कथन 1, लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी कि सीएफएल की तुलना में अधिक सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कारण आपको बोल रहा है लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी लैंप और सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा कारण सही है। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, जो एलईडी होता है उसमें होता क्या है, जब हम करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करते हैं, तो उसमें जो लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे होते हैं उसकी वजह से जो है लाइट प्रोड्यूस होती है। वहीं पे अगर बात करते हैं हम सीएफएल की, तो सीएफएल क्या होता है, इसमें जो है गैस फील्ड एक ट्यूब होती है जिसमें फॉस्फोर की कोटिंग की जाती है और जिसकी वजह से जो है लाइट इमिट होती है। इसके लिए होता क्या है, जब हम करंट पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जो गैस है उसको ट्यूब में उसे एक्साइटेड करेगा और जब वो एक्साइटेड होगी तब जो है हमें लाइट प्राप्त होगी, लाइट हमें मिलेगी। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है वो ज़्यादा दक्ष हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू सीएफएल, क्योंकि सीएफएल में जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, क्योंकि गैस को एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी ना। वहाँ पर एलईडी में क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट करंट हमारा जा रहा है और जो हमारा डायोड है उसमें लाइट इमिटिंग डायोड वो जो है प्रकाश हमें दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पहले गैस को एक्साइट करेंगे तब जाके हमें जो है लाइट मिलेगी। तो यहाँ क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तो एलईडी जो है ऊर्जा दक्ष हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा इस हिसाब से, तो दोनों ही कथन जो है हमारे सही हैं, लेकिन जो हमारा आर है, कारण है, वो भी जो है ए को सही स्पष्टीकरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से सही हैं। पहला आपको दिया है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब देखो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में हम जो है आपने देखा होगा कि जब कभी लाइट चली जाती है तो क्या किसका यूज़ किया जाता है, जनरेटर का यूज़ किया जाता है। अगर बड़े लेवल की बात हो रही है, घरों में हम नॉर्मल जो है इन्वर्टर यूज़ करते हैं। अब जनरेटर में होता क्या है, जो यांत्रिक होती है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है हमारी विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो है हमारा सही है। दूसरा आपको दे रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, आपने घरों में पानी चढ़ाने के लिए जो है मोटर्स का यूज़ करते हैं। तो उस मोटर्स में होता क्या है, आप जो है लाइट देते हैं, लाइट से वो मोटर चलती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा आप उसे दे रहे हैं और उस विद्युत ऊर्जा को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, मोटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी हमारा सही है। तीसरा आपको दे रहा है डीजल इंजन। अब देखो डीजल इंजन जो होता है इसमें क्या किया जाता है, एक जो हमारा इंजन है वो क्या करेगा, डीजल का यूज़ करेगा, यानी कि रसायन का यूज़ करेगा और क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा हमारा यांत्रिक में। तो इसका जो है यहाँ पर क्या दिया गया है हमें ऑप्शन में, प्रकाश से विद्युत में, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या करता है, रासायनिक को किस में कन्वर्ट करता है, हमारा रसायन को कन्वर्ट करता है हमारा यांत्रिक में। अब देखो चौथा हमारे को यहाँ दे रहा है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, सूर्य से जो हमारी ऊर्जा आ रही है यानी कि सोलर एनर्जी जो आ रही है वो प्रकाश के रूप में आ रही है, उसे कन्वर्ट करता है हमारा विद्युत में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या दे रहा है यहाँ पर, रसायन से यांत्रिक में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें चारों में कौन से सही है, पहला और दूसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बात हो रही है मॉडेम के बारे में, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं मॉडेम के बारे में। पहला कहता है मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडेम होता क्या है। जो पहले हम इंटरनेट यूज़ करते थे, टेलीफोन लाइंस से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, एक मॉडेम का यूज़ किया जाता था। अब देखो टेलीफोन लाइंस जो होती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करती हैं, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस पे वर्क करता है, डिजिटल पे वर्क करता है। तो ये करता क्या था, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता था डिजिटल में और डिजिटल को कन्वर्ट करता था एनालॉग में, इसीलिए इसे कहा जाता था मॉडम, यानी कि मॉड्यूलेटर का भी काम करता था ये
और डीमॉड्यूलेशन भी करता था। एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसे डीमॉड्यूलेट कर रहा है, यानी कि डिजिटल से उसे एनालॉग में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा मॉडेम क्या करता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया गया एक सॉफ्टवेयर है, तो ये कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ नहीं होता, ये एक हार्डवेयर है, तो ये गलत हो जाएगा। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, ये भी गलत है। ये करता क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल से एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का जो है काम करता है। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न क्या कहता है, सिलेरॉन और पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। तो ये तीनों जो हैं किसके प्रारूप हैं, तो आपको बता दें ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेरॉन की। सिलेरॉन जो है हमारा जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसमें यूज़ होता था। और ये क्या काम करता था सर, ये जो बहुत पहले स्टार्टिंग में जो लो पावर्ड और लो कॉस्ट पे ये जो है वर्क करता था। दूसरी बात करते हैं पेंटियम की। पेंटियम जो है यूज़ किया जाता था 90s के दशक में, बहुत ज़्यादा एक मात्रा में इसे यूज़ किया जाता था सीपीयू में। और आजकल का जो हमारा जनरेशन है वो किस पे चल रहा है, कोर पे। आप देखते हैं ना, इंटेल कोर। इंटेल कोर ये मोस्ट पावरफुल जो है एडवांस्ड प्रोसेसर है जो आजकल हमारा यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो भारत में जब अंतरिक्ष युग में प्रवेश करा था तो सबसे पहला जो इनका सैटेलाइट गया था वो गया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था और पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। और ये करता क्या, इसे कहाँ पर प्रक्षेपित किया गया, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तकरीबन 446 किलोमीटर जो ऊपर एक कहा जाता है कि निकटवर्तीय कक्षा में इसे जो है स्थापित किया गया था। स्टार्टिंग में ये कहा गया कि इसका कार्यकाल जो है, लिमिट जो है इसकी लाइफ की वो 6 मंथ है सिर्फ, लेकिन इसने जो वर्क करा वो तकरीबन काम करा इसने मार्च 1981 तक। ये जो कार्य है करता रहा मार्च 1981 तक, जबकि इसकी जो लाइफ दी गई थी वो सिर्फ 6 महीने की ही बोली गई थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि भारतीय उपग्रह GSAT-7 अन्य रूप से बनाया गया है, तो ये किस लिए बनाया गया था, तो ये सैन्य संचार हेतु बनाया गया था। और इसको जो है सबसे पहले 30 अगस्त 2013 में फ्रेंच गुयाना से जो है प्रक्षेपित किया गया। और ये सैन्य संचार उपग्रह बनाया किस लिए गया, कि जिससे हम अपने पड़ोसी देशों की जो गतिविधियां हैं उन पे भी ध्यान रख सकें और हमें सैन्य जो हमारे सैन्य गतिविधियां हम लोग करते हैं उसमें हमें हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पे आपको 4 मिसाइल दी गई हैं। इनमें से जो त्रिशूल है वो जो है सतह से वायु में मार करती है। बाकी जो अग्नि है, अग्नि क्या करती है, अग्नि जमीन से जमीन पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अगर बात करें हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है कम दूरी की जो है ज़मीन से सतह टू सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। और नाग जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी कि जो हमारे नैनो द्रव्स होते हैं उनका सबसे अच्छा गुण क्या होता है, तो घर्षण उनका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। और जो नैनो द्रव हमारे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, 10⁻⁻⁹ इनकी जो है रेंज होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, तो नैनो कर्ण की बात कर रहा है, यानी कि नैनो ईयर के बारे में आपको बता रहा है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं अपने ईयर के बारे में। हमारा जो कान होता है, यहाँ बात कर रहे हैं आपको डेसिबल की, यानी कि 60 डेसिबल की बात कर रहा है और 120 डेसिबल की बात कर रहा है। जो हमारा नॉर्मल कान होता है उसकी सुनने की कैपेसिटी क्या होती है, वो 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक की जो है ध्वनि सुन सकता है। अब जो यहाँ पे नैनो कण की बात हो रही है, नैनो कण में होता क्या है, जो हमारी एक बार ये क्या करता है कि जो हमारी डेसिबल होते हैं उन्हें 1/6 तक घटा देता है और उसको हमारे जो है सुनने के लिए लेके जाता है। यहाँ जो है नैनो कण द्वारा जो है 120 डेसिबल कम ध्वनि सुनाई देती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आपको बोल रहा है एक जो हमारा नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक की कम ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि 60 डेसिबल जो है कम हो जाएगा। यहाँ अगर हम 61/6 × 60 करें तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा।
तो ये क्या है, हमारे को जो है बैक्टीरिया और वायरसों की जो ध्वनि है वो भी हमें सुनाई देने लगेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जिन लोगों को कानों में जो है कम सुनाई देने लगता है तो वहाँ पे हीयर एड्स में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, अगर उसकी सड़क पर दुर्घटना हो जाती है और गंभीर रूप से वो घायल हो जाता है और चिकित्सक जो है उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो चिकित्सक उसको ब्लड जो है चढ़ाएंगे, उसके लिए संबंधित रक्तदान हेतु कहा जाता है, मतलब रक्तदान करने के लिए कहा जाता है। तो किस किस समूह का हम ब्लड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, भाई का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, और पुत्र का ब्लड ग्रुप है ए और पुत्री का है ओ। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो सेम ब्लड ग्रुप होगा, सेम ब्लड ग्रुप तो हम ले ही सकते हैं, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप है ए और पुत्र का है ए, तो ये ब्लड ग्रुप तो हम ले ही सकते हैं। अब दूसरा क्या है, ए भी हम नहीं ले सकते हैं, और जो हमारा ओ होता है, ओ एक जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप भी हम ले सकते हैं, यानी कि पत्नी का और पुत्री का ब्लड ग्रुप भी हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं इसमें ए ओ में कोई एंटीजन्स नहीं होते। यहाँ पर ए बी में क्या होगा, ए और बी दोनों ही एंटीजन्स होंगे, तो यहाँ पर जब बी एंटीजन जाएगा तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं और पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें वसा को भी इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, फैट को भी इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक मात्रा कही जाती है, विटामिन्स की भी एक मात्रा बताई जाती है। तो साथ ही साथ ये कहा जाता है कि वसा के अम्लों को भी इसमें यूज़ किया जाना चाहिए। फिर दूसरा आपको कह रहा है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम तक वसा होनी चाहिए। जो हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपसे कह रहा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, तो ये गलत है। मानव की जो कोशिकाएं होती हैं, जो लिवर है, वो हमारा जो है इसका वसा का जो है संश्लेषण कर पाता है, और भी कुछ कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में ऐसी होती हैं जो वसा का संश्लेषण कर पाती हैं। आगे आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में कम होगी तो उसकी वजह से जो है डिफिशियंसी का रोग होगा ही होगा, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी कि बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची 1 में जो है कुछ ईंधन गैसें दी गई हैं और इधर उसके प्रमुख घटक दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। तो देखिए सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो नेचुरल गैस होती है, आप लोग जानते होंगे नेचुरल गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है मीथेन, यानी कि 80 to 95% जो है इसमें मीथेन होता है। उसके बाद इथेन और कुछ अन्य भी कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। फिर बात करते हैं एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है हमारा ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और भी कुछ अन्य कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं। अगला देख लेते हैं कोल गैस। कोल गैस में जो है हमारा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। साथ ही साथ आपको बता दें वाटर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।